इस समय तुर्की एक ऐसे संकट से गुजर रहा है जिसकी गूंज टीवी डिबेट से ज्यादा अस्पतालों के वार्डों में सुनाई दे रही है। यह संकट न तेल का है, न गैस का और न ही बिजली का। यह सीधा लोगों की सांसों, उनकी सेहत और उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दवाइयों का संकट। तुर्की इस वक्त दवाओं और मेडिकल सप्लाई की भारी कमी से जूझ रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि वहां की मेडिकल एसोसिएशन खुद सामने आकर सरकार को चेतावनी दे रही है कि देश की हेल्थ केयर व्यवस्था खतरे की रेखा पर खड़ी है। ये स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई, इसके संकेत पहले से मिल रहे थे। एक तरफ तुर्की ने भारत के साथ राजनीतिक टकराव का रास्ता चुना, दूसरी तरफ उस पर लंबे समय से ये आरोप लगते रहे कि वो कुछ विवादित और आतंक से जुड़े तत्वों को समर्थन देता है, जिनके इलाज और देखभाल में बड़ी मात्रा में मेडिकल संसाधन खर्च होते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का असली मोड़ आता है भारत के फैसले से। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुर्की भारतीय दवाइयों का एक अहम आयातक रहा है। हर साल भारत से करोड़ों डॉलर की जेनेरिक दवाइयां तुर्की भेजी जाती थीं। वहां के अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स की सप्लाई चेन काफी हद तक इन्हीं पर निर्भर मानी जाती थी। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। भारत ने तुर्की के लिए जाने वाली कई जेनेरिक दवाओं की सप्लाई रोक दी है और इससे भी बड़ा कदम, इनमें से बड़ी मात्रा को अफगानिस्तान की ओर मोड़ दिया गया है। यानी जो दवाइयां पहले तुर्की के मरीजों तक पहुंचती थीं, वही अब किसी दूसरे देश के हिस्से में जा रही हैं। नतीजा ये हुआ कि तुर्की की मेडिकल सप्लाई चेन में बड़ा गैप पैदा हो गया। अस्पतालों में स्टॉक की कमी, मेडिकल स्टोर्स में दवाओं का अभाव और मरीजों की बढ़ती परेशानी, ये सब एक साथ सामने आने लगा। ये केवल व्यापारिक निर्णय नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट जियोपॉलिटिकल संदेश भी था। भारत ने संकेत दिया कि आज के दौर में दवाइयां भी रणनीतिक ताकत का हिस्सा बन चुकी हैं। अब सवाल उठता है, क्या तुर्की इस संकट से उभर पाएगा? क्या यह महज व्यापारिक मतभेद का परिणाम है या इसके पीछे एक गहरी रणनीति काम कर रही है? इन्हीं सवालों को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बस एक पल निकालकर लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये एक छोटा सा कदम होगा, लेकिन हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। तारीख थी 14 फरवरी, जब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। उनके साथ तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान भी मौजूद थे। ये दौरा औपचारिक रूप से कूटनीतिक था, लेकिन असली असर उनके बयान से पड़ा। मंच से एर्दोआन ने कश्मीर को लेकर ऐसा वक्तव्य दिया जिसने भारत तुर्की संबंधों में हलचल मचा दी। उन्होंने खुलकर कहा कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है और कश्मीर के मुद्दे पर उसका समर्थन करेगा, चाहे इसके लिए भारत के खिलाफ कदम क्यों न उठाने पड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को अपना छोटा भाई बताया और कहा कि तुर्की अपने इस छोटे भाई के साथ किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान में इस बयान का जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन भारत में इसे सीधे तौर पर आंतरिक मामलों में दखल के रूप में देखा गया, क्योंकि कश्मीर भारत का घरेलू विषय है और किसी तीसरे देश की टिप्पणी बेहद संवेदनशील मानी जाती है। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। भारत और तुर्की के बीच दवाइयों का व्यापार वर्षों से मजबूत रहा था। भारत बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाइयां तुर्की को निर्यात करता रहा था, जो वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती थीं। लेकिन जब कूटनीतिक तनाव बढ़ा तो इसका असर व्यापारिक समीकरणों पर भी दिखाई देने लगा। और अब जो स्थिति सामने है, वो केवल एक सप्लाई चेन का मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और रणनीतिक संदेशों का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन आंकड़ों की कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। कागजी डेटा साफ बताता है कि भारत और तुर्की के बीच फार्मा व्यापार का ये रिश्ता धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने तुर्की को करीब 138 मिलियन डॉलर की दवाइयां निर्यात की थीं। उसके अगले ही साल इसमें लगभग 18% की गिरावट दर्ज हुई और ये आंकड़ा घटकर करीब 112 मिलियन डॉलर पर आ गया। फिर 2024 के वित्तीय वर्ष में गिरावट और तेज हो गई। लगभग 12% की और कमी के साथ ये व्यापार सिमटकर करीब 98 मिलियन डॉलर के आसपास रह गया। 2025-26 के वित्तीय वर्ष के आधिकारिक आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वे तुर्की के लिए चेतावनी जैसे हैं। इस बार भारत ने सिर्फ मात्रा कम नहीं की, बल्कि रणनीति ही बदल दी है। जो जेनेरिक दवाइयां पहले नियमित रूप से तुर्की भेजी जाती थीं, अब उन्हें अफगानिस्तान और अन्य मित्र देशों की ओर तेजी से मोड़ा जा रहा है। सीधी बात करें तो तुर्की के लिए भारतीय दवाओं की धारा लगभग सूखने की कगार पर है। भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में फार्मा सेक्टर को लेकर नया समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत भारत अफगानिस्तान को पहले से कई गुना अधिक दवाइयां उपलब्ध कराएगा। दिलचस्प पहलू यह है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से दवाओं की खरीद भी कम कर दी है। इसका मतलब साफ है, दक्षिण एशिया की मेडिकल सप्लाई चेन में भारत की पकड़ और मजबूत होती दिखाई दे रही है। अब बड़ा सवाल उठता है, क्या तुर्की को छोड़ने से भारत को नुकसान होगा? जवाब सीधा है, नहीं।
भारत के सामने बाजारों की कोई कमी नहीं है। ब्राजील और नाइजीरिया जैसे बड़े और तेजी से उभरते देश लंबे समय से भारत से अधिक दवाओं की मांग कर रहे थे। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने इन दोनों बाजारों में अपने फार्मा निर्यात को आक्रामक तरीके से बढ़ाना शुरू कर दिया है। लक्ष्य साफ है, आने वाले वर्षों में इन उभरते बाजारों में फार्मा एक्सपोर्ट को लगभग $20 बिलियन तक पहुंचाना। और ये लक्ष्य उस देश के लिए असंभव नहीं है जिसे दुनिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है। भारत आज वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा उत्पादक है, और अगर बात जेनेरिक दवाओं की हो तो भारत की बराबरी करना आसान नहीं है। यही वो ताकत है जिसने भारत को दुनिया के सैकड़ों देशों के लिए भरोसेमंद सप्लायर बना दिया। एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, तुर्की की हेल्थ सिस्टम की रीढ़ लंबे समय तक भारतीय दवाओं पर टिकी रही है। वर्षों से भारत वहां बड़ी मात्रा में जेनेरिक मेडिसिन भेजता रहा है, चाहे एंटीबायोटिक्स हों, बुखार और संक्रमण की दवाएं, इंजेक्शन या कैंसर उपचार से जुड़ी दवाएं। भारतीय फार्मा हर स्तर पर मौजूद रहा। वजह भी साफ थी, भारतीय दवाएं किफायती भी थीं और भरोसेमंद भी। दुनिया के कई देशों की तरह तुर्की ने भी लंबे समय तक भारत पर आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन फिर एक मोड़ आया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के एक बयान के बाद माहौल बदलता गया। भारत ने कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई तीखी बयानबाजी नहीं की, बस फैसले चुपचाप लागू होने लगे। दवाओं की सप्लाई की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। पिछले कुछ महीनों में तुर्की के लिए रवाना होने वाली जेनेरिक दवाओं की खेप अचानक घट गई, और अब इसका असर जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। अस्पतालों में दवाओं की कमी की खबरें आने लगी। मेडिकल स्टोर्स पर कई जरूरी दवाएं बार बार आउट ऑफ स्टॉक दिखने लगी। अब तुर्की मजबूरी में यूरोप की ओर देख रहा है, लेकिन वहां से आने वाली दवाएं भारतीय दवाओं की तुलना में काफी महंगी पड़ती हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ सप्लाई का नहीं, बल्कि लागत और पहुंच का भी है। और यही वो बिंदु है जहां ये पूरा मामला केवल व्यापार नहीं, बल्कि रणनीति और भू राजनीति का हिस्सा बन जाता है। नतीजा साफ दिखाई दे रहा है। इलाज महंगा, हेल्थ सिस्टम पर बढ़ता दबाव और आम आदमी की जेब पर सीधा असर। तुर्की की आर्थिक स्थिति पहले ही चुनौतियों से घिरी हुई है। महंगाई लंबे समय से लोगों को परेशान कर रही है, करेंसी दबाव में है, और ऐसे समय में दवाओं की बढ़ती कीमतें हालात को और जटिल बना रही हैं। जब जरूरी दवाएं महंगी हो जाती हैं तो उसका असर सिर्फ मरीज पर नहीं, पूरे सिस्टम पर पड़ता है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या तुर्की को अब यह एहसास हो रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिए गए बयान कितने दूरगामी परिणाम ला सकते हैं? कई बार बिना किसी औपचारिक जवाब के भी बहुत कुछ बदल जाता है। भारत ने खुलकर कोई कड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन सप्लाई चेन की रफ्तार का धीमा होना अपने आप में एक संदेश बन गया। क्योंकि भारत केवल दवाइयों का निर्यातक देश नहीं, बल्कि वर्षों से एक भरोसेमंद साझेदार भी रहा है। और जब भरोसे की नींव हिलती है तो असर धीरे धीरे हर स्तर पर दिखने लगता है। आज स्थिति यह है कि तुर्की के कई शहरों में मरीजों को एक ही दवा के लिए कई मेडिकल स्टोर्स के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अस्पतालों को सस्ती जेनेरिक दवाओं की जगह महंगे विकल्प अपनाने पड़ रहे हैं। यानी मामला अब सिर्फ सप्लाई की कमी तक सीमित नहीं है, ये धीरे धीरे एक व्यापक मेडिसिन क्राइसिस का रूप लेता दिखाई दे रहा है। तो अब तुर्की के पास विकल्प क्या है? एक रास्ता यूरोप की ओर जाता है, लेकिन वहां से आने वाली दवाएं कहीं ज्यादा महंगी है। दूसरा नाम पाकिस्तान का लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसका फार्मा प्रोडक्शन सीमित है और वो लगातार बड़े पैमाने पर स्थिर सप्लाई देने की स्थिति में नहीं है। अगर कुछ मदद मिल भी जाए तो वो ना तो किफायती होगी और ना ही लंबे समय तक टिकाऊ। मतलब विकल्प मौजूद हैं, लेकिन भारत जैसा सस्ता, मजबूत और भरोसेमंद विकल्प फिलहाल नजर नहीं आता। और यही इस पूरी कहानी का असली केंद्र है। अब असली सवाल आपसे, क्या भारत ने तुर्की के साथ दवाइयों की सप्लाई को लेकर जो रुख अपनाया वो रणनीतिक रूप से सही कदम था, या फिर भारत को बिना शर्त भरोसा कायम रखते हुए सप्लाई सामान्य रखनी चाहिए थी? अपनी राय खुलकर कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और विस्तृत रिपोर्ट, जिसे हमने गहरी रिसर्च और मेहनत के साथ आपके सामने रखा है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। जय श्री राम, राधे राधे।